सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से डेफिनेशन को थोड़ा स्प्लिट करके समझेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस है। तो साइंस का एक ये ब्रांच रहेगा और इसके अंदर हम करते क्या है, तो वी आर एक्चुअली डूइंग द स्टडी स्टडी अबाउट मैटर। ठीक है, हम यहाँ पे किसकी स्टडी करने वाले हैं, मैटर की करने वाले हैं। सो यहाँ पे ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, मैटर के बारे में। अब मैटर इज डेफिनेटली मेड अप ऑफ समथिंग, राइट, वो किसी ना किसी से बना होगा। तो मैटर की जब हम स्टडी करेंगे तो इनडायरेक्टली या अल्टीमेटली हम किसकी स्टडी कर रहे होंगे, हम स्टडी कर रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। किसकी स्टडी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ सम स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, उनकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे मेन फोकस रहेगा एटम्स को समझने में। ठीक है, ये एटम्स को समझने के लिए पूरा चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, फिर हम मॉलिक्यूल को भी समझेंगे, मॉलिक्यूल को समझने के लिए भी हमारे पास पूरा चैप्टर है। देन वी हैव आयन्स, तो आयन की पूरी प्रॉपर्टी को समझने के लिए भी पूरा चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, तो जहाँ पे हम एटम के बारे में बहुत एग्जॉस्टिवली स्टडी करेंगे उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि हमारी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमारा चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, और आयन के बारे में जब जहाँ पे बहुत एग्जॉस्टिव एनालिसिस किया जाता है उसको बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, नाम का चैप्टर का नाम ही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ठीक है, इन सब की हम लोग एग्जॉस्टिव स्टडी करेंगे 11th स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू यू नो understand the nature of atoms, we are going to understand the various properties of atom, we are going to understand the molecule, various properties of molecule, structure of molecule, geometry of molecule, the logic behind bond formation, ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब इन सब की स्टडी हम कर रहे हैं मैटर। अब मैटर के पास में दो कैरेक्टर और होते हैं। ठीक है, तो दो कैरेक्टर और हमको पढ़ने होंगे। ठीक है, वो क्या पढ़ने होंगे, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties of what, constituent particles. Then we are also going to discuss about the physical properties, physical properties of what, obviously matter। ठीक है, तो अभी देखो पूरा इसको कंबाइन करके देखते हैं। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर डीलिंग विथ मैटर। ठीक है, मैटर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स like atom, molecules and ion and their physical and chemical properties. So this is how we are going to break the subject, right? अभी केमिस्ट्री को फर्दर हम लोग स्टडी करते हैं तीन ब्रांचेस के अंदर। केमिस्ट्री खुद तीन ब्रांचेस में डिवाइडेड है। एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। एक को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक। अगर हम कॉम्पिटिटिव सर एग्जाम की बात करते हैं, यस, सर सर एनालिटिकल केमिस्ट्री भी होती है ना इसके अंदर? यस ऑब्वियसली एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है कि आप कोई भी सॉल्यूशन है या कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, तो वो कंपाउंड को आप है ना एनालिसिस करते हैं। अब वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वो क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आर आल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। Sometime you will find inorganic analysis,
sometime you will find organic analysis, sometime you might find it is very lesser chances over there physical analysis. ओके, सो सी, जो भी केमिस्ट्री के कंपाउंड्स हैं वो आपको कैसे दिखाई देंगे, उसको देखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लैब होनी चाहिए। और लैब कैसे बनेंगी, लैब के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लैब के अंदर आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली द आइडिया इज वेरी सिंपल। आप वहाँ पे आपके पास सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्यादा इस्तेमाल होती है आजकल। पहले हम लोग क्या करते थे, इम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करते थे। अगर आपको याद हो क्लास 9 है ना, क्लास 9 के अंदर हमने इम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात करी थी। तो वहां वहां से हम उनको कैसे निकालते थे, तो परसेंटेज वैल्यू निकालते थे कि कार्बन का कितना परसेंटेज है, हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, एंड लाइकवाइज वी आर एक्चुअली मेकिंग सर्टेन गेसेस एंड सर्टेन आइडियाज। ठीक है, लेकिन एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स इज स्ट्रक्चर फॉर पर्टिकुलर कंपाउंड is very difficult to predict, but right now we have spectroscopy, mass spectrometer is there to calculate molecular masses, and we have NMR technology to detect exactly structure of any molecule. ठीक है, whatever molecule we have, we can predict the structure with the help of spectroscopy. So again spectroscopy भी एक टाइप का केमिस्ट्री है जिसमें आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस जो ब्रांचेस हैं जहाँ पे आप पढ़ते हैं, लेकिन द आइडिया इज वेरी सिंपल। अभी हमें हमारे डिस्कशन को थोड़ा सा लिमिट करना होता है, वी हैव टू स्टिक विथ 11-12 सिलेबस ओनली, राइट, उससे ऊपर की बातें हम नहीं करेंगे। ठीक है, वो अननेसेसरी क्या होता है, बर्डन हो जाता है। इसलिए हम अपने डिस्कशन को कहाँ तक लेके चलना है, वी हैव टू पुट सर्टेन लिमिटेशन ऑन आवर डिस्कशन। So in 11th and 12th standard, we have physical, inorganic, and organic. We are not going to go into that detail like spectroscopy कैसे काम करती है, ठीक है, and various analytical methods किस तरह से काम करते हैं. We have some basics of both qualitative and quantitative analysis later on. We'll try to understand those things also, but right now we have to limit our discussion like this only. So इसको मैं समराइज कर देता हूँ। केमिस्ट्री क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with matter and its constituent particles like atoms, molecules and ion, and their chemical properties and physical properties. Okay, so chemistry is not about study chemical natures, और chemical की study करना chemistry नहीं है, physical properties की भी study करना included है वहाँ पे। Now what will be, और फिजिकल प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्या मतलब है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी मैटर है। अब मैटर की 3 फॉर्म्स होगी, विल डिस्कस दिस थिंग आल्सो इन द अपकमिंग स्लाइड्स। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी होती है जनरली किसी की भी, तो हो सकता है मतलब फिजिकली वो कैसा दिख रहा हो, तो आप साइज के बारे में बोल सकते हैं, शेप के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है, कलर के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऐसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हो, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और व्हाट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, सो एक्चुअली सबसे जो बेहतरीन चीज है, जो सबसे अमेजिंग चीज है केमिस्ट्री की, वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि बेसिकली अ केमिकल चेंज। अगर आप क्लास 10 को थोड़ा सा रिकॉल कर पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि केमिकल चेंज जब भी होता है तो वहां पे कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज आपको दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। जैसे उस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, सम गैस माइट इवॉल्व ओवर देयर, ठीक है, सम इवोल्यूशन ऑफ गैसेस माइट अकर, हीट चेंज में अकर, ठीक है, वहां पे या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, क्योंकि बेसिकली जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी केमिकल सब्सटेंस है उनका इंटरेक्शन है आपस में, ठीक है, दैट्स
known as chemical properties. ओके, सो जो केमिस्ट्री होती है थोड़ी सी इस तरफ झुकी होती है ना, ये वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, केमिकल चेंज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है, थोड़ा सा कम। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल पढ़ते नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आई गेस दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो आप समझिए कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस कैसा है, मतलब केमिस्ट्री हमें क्या फायदा कर सकती है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे कि केमिस्ट्री क्या कर सकती है, तो केमिस्ट्री सब कुछ कर सकती है। बिकॉज ये क्या करती है, आपको जितना भी मटेरियल है, जो मैटर है वो उसकी आपको एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारी अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री की हेल्प से हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारे हम लोग मॉलिक्यूल के नेचर को पढ़ सकेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के नेचर को हम समझ सकेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अलग अलग मॉलिक्यूल के नेचर को आप जानने के बाद क्या कर सकते हो, अब कोई भी मॉलिक्यूल है, हो सकता है वो ऑर्गेनिक नेचर का हो, तो हम उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने में, या वो नॉलेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम इसको इंडस्ट्री में, वेरियस इंडस्ट्री में हम इसको यूज कर सकते हैं। सो इंडस्ट्री में इसका मेजर एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। इवन यू यू हैव लाइक सम इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लाइक जहाँ पे एसिड बनता हो, अल्कली बनता हो, ठीक है, ये सारे। देन वी हैव हैवी इंडस्ट्रीज, आई वुड से हैवी इंडस्ट्रीज, वहाँ पे भी केमिस्ट्री का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। हैवी इंडस्ट्रीज से यहाँ पे मतलब होता है जैसे कोल, पेट्रोलियम, स्टील, आयरन, ठीक है, ये वाले, ये सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड रहेगी। इंडस्ट्री में आप बहुत सारी ब्रांचेस भी बता सकते हो, कि इंडस्ट्री में टेक्सटाइल हो गया, फार्मा हो गया, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए सारे, ठीक है। फिर वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज आई वुड से, ठीक है। और लाइफ सेविंग ड्रग्स तो है ही है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट। इसके अलावा भी हम अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम केमिस्ट्री को थोड़ा सा और अच्छे से डेवलप करेंगे, तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री, एज यू नो। जैसे हाईवे बन रहा है, तो हाईवे में भी आप देखिए, जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। बट वी आर यूजिंग कोल टार एंड वेरियस मिक्सचर्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वेरी गुड रोड। सो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, अगर हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को ठीक से पढ़ के अगर उसका मिक्सचर बनाएंगे, तो क्या होगा, रोड का जो ड्यूरेबिलिटी है, या फिर वो उसकी जो लाइफ है, वो बहुत एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है। और जैसे आप पुल बना रहे हैं, तो पुल में भी आप जो स्टील है, आयरन है, उनकी अच्छी सी लाइक उनके जो एलॉय हैं, प्रॉपर एलॉय बना के ठीक से उसकी स्टडी करके कि उसकी कोरोजन को प्रिवेंट करते हुए अगर हम यूज करें, तो जो भी ब्रिजेस है उनकी भी एज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इज वेरी वाइड, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी बियॉन्ड केमिस्ट्री का स्कोप है। आप इसको एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे पढ़ सकते हैं, एंड इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी एज वेल। हाँ, बस एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, मैटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैटर के बारे में बात करिए। वैसे तो ये क्लास 9th में आप ऑलरेडी पढ़ के आते हैं, ठीक है। मैटर इज व्हाट, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। अभी मैटर को आप क्या करेंगे, क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो बचपन में आपने क्लासीफाई किया होगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर। तो फिजिकल में अगर आप क्लासीफाई करेंगे फर्दर, तो आपको मिलेगा सॉलिड,
ठीक है, फिर आपको मिलेगा लिक्विड और फिर आपको मिलेगा गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में आपको बेसिक आइडिया होगा ही, इसलिए अभी मैं इसमें ये समझाने नहीं बैठूंगा कि सॉलिड क्या होता है। बस इतना याद रखिए कि सॉलिड का मतलब क्या होता है। सॉलिड एक ऐसा स्टेट है मैटर का जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे ज्यादा होगा, इंटर मॉलिकुलर स्पेस कम होगा, उसका शेप साइज वॉल्यूम फिक्स होगा। उसके रिलेटिव अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो गैस से तो ज्यादा होता है बट सॉलिड से कम होता है। मतलब आप बोल सकते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। और लिक्विड कैन हैव अ वेरी स्पेसिफिक टेंडेंसी ऑफ फ्लो। ठीक है, वो फ्लो करता है अगर आप स्लोप चेंज करते हैं या फिर आपके एलिवेशन में थोड़ा सा चेंज आता है। तो लिक्विड क्या करेगा, हायर स्लोप से लोअर, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ फ्लो करेगा। सो फ्लो करने की टेंडेंसी उसके पास रहेगी। देन गैस, गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, गैस का डिफ्यूजन होता है, इफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे दो टर्म आई है, डिफ्यूजन, इफ्यूजन। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक आइडिया होना चाहिए। बाकी द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज एवरीवन नो आई गेस, तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन। नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन, अगर हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो आपने देखा होगा एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर, या इसको आप मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आपने मिक्सचर भी बोला होगा कई बार। तो ये जो प्योर होते हैं इनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स और इसको क्लासिफाई करते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड और एलिमेंट जो होते हैं वो प्योर होते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट जो होते हैं ना, फर्दर यू कैन क्लासिफाई देम। एलिमेंट्स को आगे आप क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स, ठीक है, और ये नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटलॉइड्स जिनको हम लोग बोलते हैं सेमी मेटल्स, तो ये इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा क्लास 10 के अंदर। मेटल की वेरियस प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की वेरियस प्रॉपर्टीज एंड मेटलॉइड्स की वेरियस प्रॉपर्टीज। ठीक है, उनका नेचर, केमिकल रिएक्शंस एंड ऑल। ठीक है, और हमारी जो पीरियोडिक टेबल है या फिर हमारे मतलब अर्थ के ऊपर जितने एलिमेंट्स है उसमें सबसे ज्यादा कौन है, मेटल, देन ऑब्वियसली नॉन मेटल एंड फाइनली मेटलॉइड्स। ओके, और उसके बाद में अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड को और ज़्यादा स्टडी कर सकते हो आप अलग तरीके से। आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, आपके पास में इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है बट वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट मच डिटेल। ठीक है, अब कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन, ठीक है, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड इन अ डेफिनेट रेशियो। ठीक है, सो जब भी कंपाउंड बनेगा तो एलिमेंट कंबाइन होंगे, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, डेफिनेट होगा, फिक्स होगा। ठीक है, अब रेशियो कौन सा, ये सवाल उठता है कि रेशियो कौन सा। सो रेशियो मास रेशियो होता है, जनरली वी आर मेजरिंग द मास रेशियो। देन व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। उसमें क्या होता है कि सेम काइंड ऑफ एटम्स कैन क्लब टुगेदर। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स होते हैं। सो कई बार एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे भी दिखा देते हैं कि एलिमेंट्स H2 एक एलिमेंट है, लेकिन H2 को हम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, राइट। H2 एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, सो क्लस्टर ऑफ एटम, ठीक है, एंड विच आर एग्जिस्ट इन द नेचर। ठीक है, क्लस्टर ऑफ एटम विच एग्जिस्ट इन द नेचर एंड इट इज स्टेबल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, अब उसको मॉलिक्यूल और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है अगर आपसे पूछ ले तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूल में क्या होता है, टू और मोर एटम्स होते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो सकते हैं, जबकि एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट वो मॉलिक्यूल है जिसमें सेम टाइप के एटम्स होंगे। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। देन वी हैव इम्प्योर फॉर्म। सो क्लासिफिकेशन में आप क्या कर सकते हो,
इम्प्योर फॉर्म में आपके पास जो मिक्सचर होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन आ गया होमोजीनियस, दूसरा आ गया हिट्रोजीनियस, ठीक है। अब ये जो होमोजीनियस होता है इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सॉल्यूशन। तो आगे चल के आप समझोगे सॉल्यूशन की मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कंपोजिशन, सो दैट इज व्हाट, क्या वो होमोजीनियस मिक्सचर है। देन वी आर गोइंग टू सी द हिट्रोजीनियस पार्ट। हिट्रो के दो फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, कोलॉइड्स आपने नाम सुना होगा, और एक होता है सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन। तो ये हमारा एक मैटर का क्लासिफिकेशन का आइडिया है। कॉलॉइड्स होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर, जिसमें क्या होता है सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे सॉल्वेंट में, एंड we cannot see the particles with our naked eyes. But is in case of heterogeneous, the size of particle, the size of solute particle is bit larger than the solution, and in the colloids we are not able to see them, but in case of suspension we are actually see them with our naked eyes. So the colloids are having very special properties, ठीक है। We'll learn this the whole detail about the colloids in 12th standard called surface chemistry chapter के अंदर, ठीक है। सो एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा कि कोलॉइड्स कितने इंपॉर्टेंस होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें हमारे मिल्क एक कोलाइडल सिस्टम है, ठीक है। ऐसे ही बटर भी हमारा कोलाइडल सिस्टम है, फोग, मिस्ट, ठीक है, क्लाउड, ये सब कोलाइडल सिस्टम है। सिमिलरली वी हैव आर ब्लड, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी एक टाइप का कोलाइडल सिस्टम है, ठीक है। अब ब्लड के क्या फंक्शन है वो तो आप जानते हैं, ठीक है। तो ब्लड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सर्वाइवल में, ठीक है, तो वो एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो अगर आपको ब्लड के बारे में या कोलाइडल सिस्टम के बारे में ठीक से आइडिया होगा तो आपको ब्लड के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स आल्सो इन द लेटर सेगमेंट, ठीक है। बट फिलहाल हम अपने डिस्कशन को फिर से आई वुड से थोड़ा सा लिमिटेशन पुट करेंगे, हम लोग रेस्ट्रिक्शन पुट करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। सो मैटर वी हैव फिजिकल क्लासिफिकेशन, वी हैव केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। नाउ लेट्स मूव अहेड। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी कोई भी क्वांटिटी होगा ना आपके पास में, फिजिकल क्वांटिटी होगा, अभी वो फिजिकल क्वांटिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, राइट। सो मेजर आप अगर सब अलग अलग अपने अपने तरीके से मेजर करेंगे तो क्या होगा, एम्बिग्यूटी आ जाएगी, ठीक है। मैं अपना सिस्टम बना के बैठा हूँ, ठीक है, कोई और अपना सिस्टम बना के बैठा होगा, तो क्या होगा यहाँ पे बहुत ही एम्बिग्यूटी आएगी। तो फिर हम कोई भी चीज को स्टडी कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो क्या होगा, सब अपने अपने हिसाब से मेजर करके बताएंगे वैल्यूज, तो क्या होता है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। तो हमने फिर दिमाग लगाया कि हमारे पास है ना एसआई सिस्टम होना चाहिए या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कब शुरू हुआ था, 1875 में शुरू हुआ था या इससे इसके बाद में। सो द क्रोनोलॉजी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आर डिस्कशन। वो सब अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इंटरेस्टेड है, यू कैन रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी विच इज गिवन ओवर देयर, ठीक है, सिंपल है। नाउ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसकी नीड क्यों पड़ी है। इसकी नीड इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो भी स्टडी है, जो भी हम साइंटिफिक डेवलपमेंट कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म हो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसलिए हमने इसको क्या करा, अडॉप्ट किया है। अब यहाँ पे भी हमारे पास है ना दो टाइप की चीजें हमने रखी है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, एक को हमने बोला है कि हमारा फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। और एक को हमने बोला है कि हमारे पास कुछ डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, जिनका हम डेरिवेशन नहीं कर सकते, उसको हमने डिफाइन करा हुआ है कि हाँ इतना, इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे कि ये 1 मीटर है, और इस वैल्यू को इतने टाइम को हम लोग बोलेंगे 1 सेकेंड। तो बेसिकली हमारे पास कितने फंडामेंटल यूनिट है जिनको आप डिराइव नहीं कर सकते, वो है 7। फटाफट से मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ। लेंथ जो है वो एक फंडामेंटल
यूनिट है और इसको हम मेज़र करते हैं मीटर में। तो जब भी आप लेंथ की कैलकुलेशन करेंगे हम मीटर में उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है मास, ठीक है, जिसको हम लोग केजी या किलोग्राम में मेज़र करते हैं। तीसरा होता है टाइम, जिसको हम लोग बात करते हैं सेकंड के अंदर, ठीक है। फोर्थ होता है, मान लो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख दे रहा हूँ मैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको हम लोग मेज़र करते हैं मोल। तो केमिस्ट्री तो इसके ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। जिन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिया है उनको अभी पता चल रहा होगा कि मोल का इम्पोर्टेंस क्यों बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमारा वो है केल्विन, उसमें मेज़र करते हैं। 6 है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बोल दो, इलेक्ट्रिक करंट बोलना ज़्यादा सही है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेज़र करते हैं एम्पियर में, ठीक है, दिस इज यूनिट। और 7 है लुमिनस इंटेंसिटी। अभी लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है वो सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो हायर क्लासेस की है। उसको मेज़र करते हैं कैंडेला और CD उसका सिंबल होता है, ठीक है। सो दीज आर द फंडामेंटल यूनिट जो आपको याद करने हैं, ठीक है। हर एक बच्चे को आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको ठीक से याद कर लीजिए। नाउ व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट, तो बहुत दिमाग नहीं लगाना। फंडामेंटल यूनिट की मदद से अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो डिराइव्ड यूनिट है। जैसे सबसे छोटा हम लोग एग्जांपल लेते हैं एरिया। तो एरिया क्या होता है, आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऐसा करके एरिया हम निकालते हैं। तो अब आप देखिए लेंथ को मेजर किस में करोगे, आप मीटर में करोगे। इसको किस में मेजर करोगे, मीटर में। तो एरिया का जो यूनिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट है। ऐसे ही वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को भी हम मेजर करेंगे, ठीक है। लेंथ LBH जनरली, तो आप क्या करोगे, मीटर क्यूब लिखोगे, ठीक है। मीटर 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 तीनों का मल्टीप्लिकेशन दैट विल गिव यू मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम का जो यूनिट है वो भी कैसा है, डिराइव्ड है। ऐसे ही फोर्स, ठीक है, फोर्स भी कैसा होगा, डिराइव्ड यूनिट होगा। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ऐसे जितने भी आपने सुने हैं वो सब डिराइव्ड यूनिट है। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। सो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम आगे बढ़ जाए, ठीक है। सो इतना आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब हमें क्या करना होता है, कुछ कन्वर्जन स्केल्स मालूम होनी चाहिए। जैसे कि 10⁻⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻10 और 10⁻⁻12 और 10⁻⁻50। इन सबको हम कैसे कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इन सबको क्या बोलते हैं, वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ क्विकली, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 10⁻⁻1 को हम लोग बोलते हैं डेसी, ठीक है, तो इसका नाम है डेसी। 10⁻⁻2 को हम लोग बोलते हैं सेंटी, ठीक है, तो ये सेंटी हो जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं मिली। 10⁻⁻6 को हम लोग बोलते हैं माइक्रो, और माइक्रो के लिए एक सिंबल यूज करते हैं म्यू। 10⁻⁹ को बोलते हैं नैनो, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं NM। 10⁻⁻10 को बोलते हैं एमस्ट्रॉन्ग, A0, ठीक है। और 10⁻⁻12 को बोलते हैं पिकोमीटर, इसको बोलते हैं PM शॉर्ट में। और ये होता है आपका फेम्टो, जिसको हम लोग बोलते हैं FM, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं। ऐसे ही अगर पावर पॉजिटिव हो तो हम क्या बोलेंगे, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 6, 9, 12
ठीक है, और 15। तो ये पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं, एटलीस्ट इनका आइडिया होना चाहिए। सो 10⁻1 को हम क्या बोलेंगे, दिस इज डेका। 2 को हम लोग बोलते हैं हेक्टा, ठीक है, और 3 को हम लोग बोलते हैं किलो। ये हमारा हो जाएगा मेगा, ये हो जाएगा गीगा, ये हो जाएगा टेरा, और ये हो जाएगा पीटा, ठीक है। सो दीज आर द नेम ऑफ सर्टेन पावर्स, 10⁻, ठीक है। अब वो केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो पॉजिटिव पावर्स हैं उनका यूज कम होता है, इनका यूज थोड़ा सा कम होता है, हमें इन लोगों से ज्यादा मतलब। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग किसकी पढ़ाई कर रहे होते हैं, वी आर एक्चुअली डीलिंग विथ एटम्स जो कि बहुत ही स्मॉल है। वी आर गोइंग टू डील विथ मॉलिक्यूल, वो भी बहुत ही छोटे होते हैं। ऐसे ही आयंस, ये भी बहुत छोटे होते हैं। तो जो लोग बहुत ही छोटे हैं, तो वहाँ पे हमारी ज़्यादा जो न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस रहेगी, वो कहाँ पर रहेगी, ज़्यादा शिफ्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव पावर, ठीक है। तो एक तो ये पता होना चाहिए। अब सपोज करो कई बार है ना, ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ें पूछ लेते हैं वो लोग, मतलब आइडिया होना चाहिए आपको। लेट्स से यू हैव 100 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, आपसे पूछे कि इसको पिकोमीटर में बदल के बताओ, कितना आएगा पिकोमीटर में? कैन यू टेल मी द आंसर? ठीक है, ऐसे ही आप दो तीन चीजें मैं लिख देता हूँ। लेट्स से यू हैव 1 नैनोमीटर, एंड इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। यू हैव समथिंग लाइक 1000 पिकोमीटर, इसको कन्वर्ट करिए आप माइक्रोमीटर में, ठीक है, माइक्रोमीटर। फोर्थ, यू हैव 200 नैनोमीटर, इसको आप कन्वर्ट करिए, लेट्स से आपको बोले फेम्टो में कन्वर्ट करिए, एफएम। चलो जल्दी से सॉल्व करो। सर 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ओके, सेकंड का आंसर बता रहे हो आप, ठीक है, यस सर। 10⁻⁻7। ओके, second is correct, 10⁻⁻7 centimeter, that is absolutely correct. ओके, सो 100 ए नोट को पहले आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सीधा सॉल्यूशन, आपको इसको ऐसे लिखना होगा, 100 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, सही है। अब मुझे पिकोमीटर चाहिए, पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12, होता है कि नहीं, ये चीज़ है। अब मैं, मेरे पास 10⁻⁻10 है, मुझे माइनस का 12 चाहिए, सो मैं कैसे कर सकता हूँ? आपने सुना होगा कि आप है ना सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो तो नंबर नहीं बदलता, इज इट? ये तो बचपन की गणित है, मैथ्स है, सिंपल। क्या ये चीज हम कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, तो 100 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। और ये चीज को हम क्या लिख सकते हैं? पिकोमीटर। तो यहाँ पे मैंने पिकोमीटर लगा दिया। और ये 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻², और ये 10⁻², तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻4 लिख सकते हैं, 10⁻4। बताओ, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। इस तरीके से आपको सोचना है, तो बाकी वाले ब्लैंक भी आप फिल करिए फटाफट। सर 1000 पिकोमीटर में आता है 0.001 माइक्रोमीटर। 10⁻⁻ में बता दीजिए, माइनस।
इसकी आदत बनाइए आप 10 की पावर में लिखने की, ठीक है, चीजों को। And what about this 200 nanometer in terms of femto? See, 1000 picometer is equal to